प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें कहा गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो एक बेलन है, उसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इससे क्या बना रखा है? लोहे का एक स्तंभ बनाया हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है वो किसके बराबर है? 8 ग्राम के है। तो इस पूरे स्तंभ में कितने सेंटीमीटर क्यूब है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करने का मतलब इस स्तंभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसको 8 से गुना कर देंगे तो हमारे पास ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पे कहा गया कि पाई का मान जो है वो कितना यूज कर ले आप? पाई का मान है जो 3.14 आप इसमें प्रयोग में कर ले। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम। अब इस क्वेश्चन का अगर हम देखें कि किस तरह से इसकी आकृति बनाए, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक बेलन है और उसके ऊपर एक छोटा बेलन है। तो एक तो हम बड़ा बेलन बना लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक ये जो बड़ा बेलन है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? इसमें जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 12 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये इसका केंद्र मान लें, तो ये इसका जो व्यास है वो तो 24 सेंटीमीटर है और अगर त्रिज्या की बात करें तो वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं। और जो इसकी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है? 220 सेंटीमीटर। तो ये दो बातें हमें इसकी पता है। अब क्या है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर क्या किया गया है? एक और बेलन रखा गया है और उस बेलन की जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यानी कि कुछ इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया गया है। एक और बेलन इस पे रख दिया गया। थोड़ा बीच में कर लेना आप, थोड़ा साइड में हो गया तो आप इसको बीच में कर लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पे अब इस बेलन के लिए क्या बताया गया है? इसकी ऊंचाई है जो ये जो ऊंचाई है इसकी वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ही बता दी। जैसे इसका तो व्यास बताया था, इसकी त्रिज्या है ये त्रिज्या R, ये है 8 सेंटीमीटर। ध्यान रहे इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, हमें जो स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो स्तंभ है लोहे का स्तंभ, उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो हम देखो हमें ज्ञात करना है पहले कि लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बड़े बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो दोनों में सेम ही रहेगा, दोनों की आर भी अलग है और दोनों की एच भी अलग है। अब हम बड़े बेलन के लिए क्या करते हैं
तो एक तरफ हम छोटे बेलन के लिए काम कर लेते हैं और एक तरफ हम बड़े बेलन के लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बड़े बेलन के लिए काम करें, अगर बड़े बेलन के लिए या बड़े बेलनाकार भाग के लिए त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या r बराबर है बड़े बेलन के लिए। बड़े बेलन के लिए हमारे पास त्रिज्या r का मान क्या होगा? एक तरफ हम बड़े बेलन के लिए बात कर लेते हैं और एक तरफ छोटे तरफ बेलन के लिए। तो बड़े बेलन के लिए त्रिज्या r, देखो बड़े बेलन का जो व्यास है हमारे पास वो 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h ये हमारे पास बड़े बेलन के लिए 220 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बड़े बेलन के लिए वैल्यूज आ गई। ठीक इसी तरह से हम छोटे बेलन के लिए करते हैं। छोटे बेलन के लिए त्रिज्या हमारे पास कितनी है? त्रिज्या r ये 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h बराबर ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा इन दोनों को अलग दिखाना पड़ेगा, तो इसको r1, इसको r2 मान लो, इसको h1 और इसको h2 मान लो, या इसको कैपिटल बड़े वाले के लिए कैपिटल लिख लो r और h और छोटे वाले के लिए समान लिख लो, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहिए। अब देखो लोहे के स्तंभ के आयतन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बड़े बेलन के आयतन के लिए, तो बड़े के लिए हमारे पास ये है पाई r², बेलन का आयतन होता है पाई r² h, तो ये r1 और h1 हो जाएगा प्लस पाई r2² h। पाई देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ r1 का स्क्वायर और h1 और ये r2 का स्क्वायर और h2। तो पाई हमारे पास कितना कह रहा है कि 3.14 प्रयोग कर लें गुना में। अब ब्रैकेट में अगर हम करें इसको r1 ये 12 गुना में 12 और गुना में h1 ये हमारे पास 220 है प्लस, ठीक इसी तरह से r2 ये हमारे पास 8 गुना में 8 और गुना में h2 ये हमारे पास कितना है? 60 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 3.14 गुना में इनकी गुना करनी है प्यारे बच्चों। हमें क्या करना है? इनकी गुना करके और उसका मान हमें लिखना है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। 12 की 12 के साथ 144 और 144 की 220 के साथ जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31,680। ये मैंने अलग से कर लिया है। और इसी तरह से 8 के 8 के साथ 64, 64 की फिर 60 के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,840। तो यहाँ पे हमारे पास 3.14 गुना में जब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35,520। अब हमें किसकी गुना करनी है? 3.14 की और 35,520 की जब हम गुना कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया लोहे के स्तंभ का आयतन। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मान है वो हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए तो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप देखिए कैसे करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम। इसलिए हम लिखेंगे कि लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान तो जी इतने सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, इसको हम 8 से गुना कर देंगे। 1,11,532 गुना में 32.8
तो ये 0.8 ये है ना हमारे पास 1,11,532.8 और गुना में 8। तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा, इसको गुना कर लें 8 के साथ, 4 8 8 64, 4 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 हासिल 2, 8 के 24 और 2 26, 6 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल 4, 8 4 12, फिर 2 आ जाएगा हमारे पास, 8 1 8 और 1 9 और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये दशमलव है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये दशमलव है हमारे पास, ये दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास ग्राम हो जाएंगे, इतने ग्राम आ जाएंगे, ग्राम। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको किलोग्राम में बदल सकते हैं, अब आप चाहें तो इसको आप किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो हम इसके अंदर कर देते हैं इसको, बाकी के पार्ट को। ये हमारे पास है 8 9 2 2 6 2.4, ये हमारे पास इस टाइम ग्राम है। तो इसके बटे में अगर हम 1000 कर दें तो अब ये हमारे पास किलोग्राम बन जाएंगे। तो 3 0 है तो यहाँ पे 0.3 आगे सरक जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 892.2624 किलोग्राम। अब देखो हमारे पास 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 अंक ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये 3 अंक ले लेते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि 892.26 भी लिख सकते हैं, 26 लिखो या 262 और लिख लो, बिल्कुल एक्यूरेट के लिए हम, क्योंकि यह हो जाएगा 892 किलोग्राम और 262 ग्राम हो जाएगा। दशमलव के बाद हमने 3 ले लिए, तो ये पीछे वाले जो तीनों है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। बस प्यारे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अच्छा एक तो आप यहाँ इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, पाई 3.14 इसमें रख के इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, इसको अलग से। मैंने पाई को बाहर ले लिया क्योंकि 3.14 की सारे के साथ गुना, कम से कम एक बार गुना करने से तो हम बच गए। दूसरी बात, ये जो आयतन आया है यहाँ से पता चल रहा है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, तो हमारा जो ये घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर मीटर क्यूब है, यानी कि ये आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने आयतन निकाल के और उसको 8 से गुना कर दिया, तो ये जो लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।